स्वागत है आप सभी का वेल्थ कंपास इंडिया पे। मैं अंकित आज आप सभी के साथ मिलके ये जानने की कोशिश करूंगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और एक बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट को देखने का क्या नजरिया होना चाहिए ताकि वो स्टॉक मार्केट को गहराई से समझ सके और पैसे बना सके बिना उसमें लॉस किए। तो आज हम सभी इस वीडियो में समझने वाले हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट, क्या होता है स्टॉक मार्केट, उसमें जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनियां शेयर्स को क्यों बेचते हैं, प्राइस क्यों बढ़ती है घटती है, क्यों हम जो सुनते हैं कि शेयर इतने इतने तेजी आ गई, ये शेयर इतना गिर गया, तो क्यों होता है वो आज हम सभी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एनएससी बीएससी क्या होता है। आप सभी ने सुना होगा बीएससी इतना बड़ा, एनएससी इतना बड़ा, क्या होता है ये एनएससी बीएससी। डीमेट अकाउंट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हम कैसे अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अब आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि लोग ट्रेडिंग करके लॉस कर बैठते हैं, या फिर आपने रील्स में भी देखी होगी ट्रेडिंग करके लोग बड़े बड़े मिलीनियर हो जाते हैं। तो वो सबके बारे में हम आगे जानेंगे। और फिर हम जानेंगे कि कैसे इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट से पैसा बनाते हैं। आप सभी ने हर्षद मेहता, राकेश झुनझुनवाला, इन सब का नाम सुना होगा। तो आखिर ये कैसे मार्केट में पैसा बना लेते हैं, आज इस सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और कौन सी गलतियों का सामना करते हैं एक बिगनर्स, आज हम लोग उस चीज़ों को भी देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट में हम कुछ ऐसी बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी भी इन्वेस्टर्स को आगे चल के बहुत मदद मिलने वाली है, मदद देने वाली करते हैं। तो हमें स्टॉक मार्केट के बारे में जानना क्यों जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा, स्टॉक मार्केट से हम लोग लॉन्ग टर्म हॉरिजन पे एक वेल्थ बना सकते हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके हम एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे तो वो पैसे काफी हद तक कंपाउंड होते होते बहुत एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा, जो कि हम अभी उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर हम जानते नहीं है। तो देखो स्टॉक मार्केट से हम एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से लंबे समय तक के लिए। तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे। और दूसरा मुद्दा है बीट इन्फ्लेशन। स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एक 100 रुपये बैंक अकाउंट में डालते हैं तो 100 रुपये ही रहेंगे, बट एक साल के बाद उस 100 रुपये से जो चीजें साल भर पहले आ सकती थी वो अब महंगी आएगी, 100 रुपये से महंगी आएगी। एक एवरेज इन्फ्लेशन हमारे देश में 6 से 5% मतलब ये ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड करता है। बट स्टॉक मार्केट में पैसे डाल के, इसमें काफी सारे ऐसे स्टॉक और फंड होते हैं जिसमें पैसे डाल के आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे रहेंगे तो सेफ ही, बट साथ साथ वो पैसे आपके बढ़ते रहेंगे जिसकी वजह से पैसे की पावर आपकी घटेगी नहीं समय के समय दर पे। तो ये एक हमारे पास ताकत होती है स्टॉक मार्केट में। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट के द्वारा हम बड़ी बड़ी कंपनियों में, बहुत पुरानी पुरानी कंपनियों में ओनर बन सकते हैं, उसका शेयर खरीद के, हम उसके छोटे से पार्शियल ओनर बन जाते हैं उस कंपनी के। वो कंपनी को प्रॉफिट होती है तो हमारे शेयर भी प्रॉफिट में जाते हैं। और शेयर मार्केट के जरिए हम लोग एक पैसिव इनकम बना सकते हैं डिविडेंड के रूप में। जब कंपनियों को प्रॉफिट होता है, बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है, तो वो कुछ डिविडेंड देती है जो कि हमारे अकाउंट में सीधा क्रेडिट होता है, तो उससे हम लोग पैसिव इनकम बना सकते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को करोड़ों में मंथली डिविडेंड हो जाता है, मतलब आता तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे है, तो बहुत बड़ा करपोस आता है उनके डिविडेंड से ही। और शेयर मार्केट में पैसे डाल के हम अपने किसी भी गोल को लॉन्ग टर्म में पूरा कर सकते हैं। ये हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। तो अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला मुद्दा हमारे सामने ये रहेगा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनियां आती है, इन्वेस्टर्स आते हैं और कंपनियां अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स पे सेल करती है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं उन कंपनीज में, और कंपनीज में पैसा डाल के उसमें अपने ओनरशिप ओनरशिप बना लेती है, उसमें अपने शेयर्स ले लेती है, उसमें अपनी हिस्सेदारी बना लेती है। और जिस जगह से हम लोग एक्सचेंज करते हैं, जिसके द्वारा हम एक्सचेंज करते हैं, वो होता है एनएससी बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके द्वारा हम लोग एक्सचेंज करते हैं, जो कि ये चीज ध्यान रखता है कि किसी भी तरह की अ, दिक्कतें ना हो, कोई भी तरह का पैसे का घपलीबाजी ना हो हमारे पैसों से। तो ये चीजों को ध्यान रखती है, इन चीजों को देखती समझती और सही तरीके से एग्जीक्यूट करती है बीएससी और एनएससी। तो आगे हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए कोई एक दुकान है, उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है क्योंकि ओनर को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ओनर क्या करेगा, वो अपने उसमें के अपने दुकान में के शेयर्स को सेल कर देगा। वो अपनी दुकान के एक छोटे से पार्ट को सेल कर देगा। उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ओनर के 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो ओनर ने 1 लाख शेयर्स निकाल दिए।
तो हम जैसे लोग उस शेयर्स में से कुछ कुछ शेयर खरीदेंगे, जैसे मैंने 10 शेयर ले लिए, आपने 10 शेयर ले लिए, इस तरह से और लोगों ने अपने अपने हिसाब से शेयर ले लिए। कल को चल के जब कंपनी को या फिर उस दुकान को प्रॉफिट होगा, तो मान लीजिए उस दुकान को जब प्रॉफिट होगा, तो वो जो 1 लाख रुपए उन्होंने लिए थे, उस 1 लाख का जब 2 लाख हो जाएगा, तो हमारे जो 10 10 शेयर थे, वो अगर 10 10 हजार रुपए के थे, तो वो भी 20 20 हजार के हो जाएंगे। तो अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी, हमारे शेयर्स में भी प्रॉफिट आएगा। सीधा इसमें डायरेक्ट इसमें कनेक्शन है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर एक स्मॉल ओनरशिप इन अ कंपनी होती है। मतलब शेयर से आप एक छोटे से भागीदार, हिस्सेदार, या फिर कहे तो आप उस कंपनी के ओनर हो जाते हैं। अगर आप आपका उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सेदारी हो जाता है, ज़्यादा शेयर से ज़्यादा हिस्सेदारी होता है, जो आप सुनते होंगे कि किसी कोई बड़ा इंसान कोई बड़ी सी कंपनी को खरीद लेता है, तो उसके एक तरह से शेयर ही खरीदता है, पर वो लार्ज नंबर में होता है, तो वो परसेंटेज में काउंट होने लग जाता है, जिस वजह से वो स्टॉक मार्केट से अलग उस शेयर की ट्रेडिंग होती है, हिस्सेदारी की ट्रेडिंग होती है। बट जो शेयर्स होते हैं, जो हम लोग स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करते हैं, वो कंपनी से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। कंपनी ने एक बार वो सेलर शेयर्स को इन्वेस्टर्स में रख दिया। अब इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैं अगर शेयर सेल करना चाहता हूँ, आप शेयर खरीदना चाहते हैं, तो मैं बेचूंगा और आप खरीदोगे, और ये चीज एनएससी बीएससी के द्वारा एक्सचेंज में होगा। एनएससी बीएससी इस चीज को एक्सचेंज कराएगी हम दोनों के बीच में। आपका डिमांडेड, मेरा डिमांडेड प्राइस और आपका ऑफर प्राइस जब मीट हो जाएगा, तो बीएससी या फिर एनएससी मेरे से वो शेयर लेके आप तक पहुंचा देगी, और आपसे पैसे लेके मेरे तक पहुंचा देगी। तो ये चीज करती है एनएससी बीएससी, और इस तरह से शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, अ, जैसे मतलब किस तरह से शेयर मार्केट में काम होता है। जैसे 100 कंपनी में अगर 100 शेयर हैं, तो हमने 10 शेयर खरीद लिया 100 में से, तो हम कंपनी के 10% हिस्सेदार हो गए। तो इसी तरह कंपनी में लाखों करोड़ों शेयर होते हैं, तो हमने बहुत, मान लीजिए हमने कम शेयर खरीदे हैं, तो काफी कम परसेंटेज, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग के हम लोग ओनर्स होंगे। तो जब हमारे कंपनी में कुछ भी प्रॉफिट वगैरह होता है, तो शेयर्स में तेजी आती है, शेयर्स के रेट बढ़ते हैं। तो उसके साथ साथ कंपनी हमें डिविडेंड भी देती है, जो कि हमें आता है अकाउंट में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जब कंपनी में प्रॉफिट होता है, तो उसके हिस्सेदार हम भी होते हैं। तो जब प्रॉफिट आता है, तो जैसे अगर हम लोग 10% कंपनी के हिस्सेदार हैं, तो प्रॉफिट के भी 10% हिस्सेदार होंगे। तो प्रॉफिट से जो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, कंपनी में जो ग्रोथ होगा, तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। तो आगे हम देखेंगे कंपनियां क्यों अपने शेयर्स को सेल करती हैं। तो इसमें मेन रीजन होता है एक्सपेंशन। जब कंपनी को कोई नया स्टोर खोलना होता है, अपने बिजनेस को और बड़ा करना होता है, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट पे काम करना होता है जिसके लिए उनके पास फंडिंग की कमी होती है, या फिर कंपनी जब काम करती है, तो शेयर मार्केट में आने से पहले कंपनियां सोचती है, कंपनियों के ऊपर काफी तरह का कर्ज होता है जो कि वो लेती है काम करने के लिए, फिर से चुकाती है। जो कि नॉर्मल बात है, हर कंपनी के ऊपर, काफी कंपनियों के ऊपर कर्ज होता है, डेब्ट होता है। तो कंपनियां शेयर बेच के ऑफर फॉर सेल लाती है। मतलब कंपनियां जो होती है, वो पैसे मार्केट से उठाती है, शेयर मार्केट से लेती है, हमें हिस्सेदारी देती है, और उन पैसों से अपना कर्ज चुकाती है। ठीक है। या फिर कंपनियां, लास्ट पॉइंट है, या फिर कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहे, अपने ब्रांड को एक्सपेंड एक्सपेंड करना चाहे, तो उन केसों में उन्हें पैसे की जरूरत होती है, और वो मार्केट में अपने शेयर्स को सेल करती है। ठीक है। हम जब शेयर खरीदते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, इस बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात है वैल्यू में इंक्रीज। तो हमने शेयर खरीदा, हो सकता है उसका प्राइस बढ़ जाए, या फिर दूसरा पॉइंट है, हो सकता है उसका प्राइस गिर जाए। तो ये दोनों डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर। पर मेनली हम यहाँ पे बिगनर्स की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिक से बात करेंगे कि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे, कंपनी को लॉस होगा, शेयर प्राइस नीचे जाएंगे। और साथ में और क्या हो सकता है, ये चीज हम समझेंगे। एक और पॉइंट होता है डिविडेंड, जो मैंने आपको बताया। सम कंपनीज शेयर प्रॉफिट बाय पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। जब कंपनीज की प्रॉफिट होती है, तो कंपनी के प्रॉफिट के रिजल्ट आते हैं हर 3 महीने पे, हर क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी उसमें से कुछ पैसे एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जो कि सीधा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जिसको वो एज ए एक्सपेंस शो कर देती है अपनी बैलेंस शीट में। तो वो पैसे से हमारे अकाउंट में तो आ जाता है, बट उससे कुछ ग्रोथ खास नहीं आता है। अगर वो पैसे हमें ना देके कंपनी के ग्रोथ में भी अगर यूज होगा, तो आज नहीं तो कल वो शेयर के प्राइसेस ही बढ़ेंगे। तो उधर भी हमें फायदा है, और अगर डिविडेंड आ जाता है तब भी हमें फायदा है। तो वो कुछ खास बात नहीं है, बट डिविडेंड आता है, कुछ कंपनियां डिविडेंड देती है। और उसके बाद हम अगला देखेंगे पॉइंट, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें शेयर्स जो हैं,
वो हमारे लिए मतलब एक इन्वेस्टर्स के लिए खरीदना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। जो डिसीजंस होते हैं, वो जो भी ओनरशिप होती है वो प्राइवेटली रहती है। वो कंपनी क्या कमा रही है, कितना कमा रही है, उसको ये बात दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। वो इस बात को अंदर रख सकती है। उसको बिल्कुल भी राइट है कि वो अपने प्रॉफिट्स को, अपने लॉसेस को छुपा के रखे, किसी को बताए ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं करेगी गवर्नमेंट। पर पब्लिक कंपनीज वो होती है जो कंपनी के शेयर शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, जिस कंपनी के शेयर होल्डर्स मार्केट में होते हैं। क्योंकि उन कंपनी के होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और भी लोग हैं, तो उन्होंने जिस कंपनी में पैसा लगाया है उसमें ग्रोथ हो रहा है या फिर उसमें लॉस हो रहा है, ये बात जानने का हक उनके शेयर होल्डर्स को है। तो जो भी कंपनी एनएससी बीएससी पे लिस्टेड होती हैं, उन कंपनीज को अपने जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, ये चीजें शेयर करना पड़ता है। और जो भी कंपनीज रिजल्ट वगैरह शेयर करती है, अपने बारे में बताती है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, उन्हें बताना पड़ता है क्योंकि उनके शेयर होल्डर्स को ये जानकारी चाहिए। तो वो पब्लिक कंपनियां कहलाती है। तो जो एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है उन्हें पब्लिक कंपनियां कहेंगे, और जो कहीं लिस्टेड नहीं है वो प्राइवेट कंपनियां होती है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि शेयर प्राइस क्यों मार्केट में बढ़ते हैं या घटते हैं, जो भी कुछ होता है वो किस वजह से होता है। तो सबसे पहला जो बेस होता है वो होता है सप्लाई एंड डिमांड। जैसे ही शेयर की डिमांड और सप्लाई में तेजी आती है, जैसे कि अगर शेयर्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब बायर्स ज़्यादा है और सेलर्स कम है, तो शेयर की प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी एक शेयर है, ठीक है, जिसका आपको पता है कि ये कंपनी आगे ग्रो करने वाली है, क्योंकि आपको लगता है कि ये सेक्टर ग्रो करने वाला है, ये कंपनी में आपको ट्रस्ट है। तो जब उस शेयर की डिमांड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में खरीदना चाहेंगे। तो शेयर की प्राइस अगर अभी 100 रुपये है, तो आपको अगर कोई वहाँ पे बेचने वाला वहाँ पे सेट कर रहा है प्राइस 101 रुपये, तो आप सोचोगे चलो 101 में ही खरीद लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 120 130 जाएगा, तो ये शेयर खत्म हो जाए या फिर कोई और खरीद ले, इससे पहले मैं खरीद लूँ। तो जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हायर हाई में खरीदने लगते हैं, हाईएस्ट हाई में खरीदने लगते हैं, तो वो शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। और जब डिमांड घटता है और जब लोग लोअर लो में बेचने लगते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शेयर आपके पास है, उसकी कीमत अभी 100 रुपये है, और आपको लग रहा है कि वो शेयर अभी गिर के 80 रुपये जाने वाला है, तो आप उसे बेचने जाओगे, वो 100 में ना बिकेगा, आप 99 में बेच के हटोगे, और 99 नहीं बिकेगा, आप 98 में बेच के हटोगे। तो जब आप लोअर लोस पे बेचने लगोगे, लोअर लोस पे कोई शेयर बिकने लगेगी, तो और गिरेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई यही होता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और डिमांड कम है तो उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस गिरेंगे ही गिरेंगे। तो ये बहुत नोट करने वाली चीज़ है। और हम देखेंगे प्राइस जब बढ़ता है तो वो कैसे बढ़ता है। जब ज़्यादा बायर्स आते हैं मार्केट में, तो सेलर्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है, मतलब सेलर्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है टू बाई शेयर्स, ठीक है। बायर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। इससे जो है वो सप्लाई एंड डिमांड में, जो मैंने आपको भी जस्ट बताया कि जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तब प्राइजेज हाई जाएंगे ही जाएंगे। तो वही होता है इस चीज़ में, जिस वजह से प्राइस ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और अब देखेंगे प्राइस घटते क्यों है। तो यही मैंने भी आपको जस्ट बताया भी था, जब सेलर जो होते हैं वो कम प्राइस भी आस्क करके बेचने लग जाते हैं, तो शेयर्स की प्राइस गिरने लग जाती है। जब उन्हें डर रहता है कि 100 रुपये की चीज 90 रुपये को होने वाली है, तो 99 98 जो भी मिले बेच के हटते हैं। तो ये चीजें होती है। ये कब होती है? जब किसी कंपनी के बैड न्यूज आ जाते हैं या फिर स्लो ग्रोथ रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में एआई को लेके जो भी टेक की कंपनियां हैं, उनके शेयर्स में काफी तगड़ी गिरावट आई है, क्योंकि इंडिया एआई में काफी पीछे रह रही है। इस वजह से लोग जो भी रेट मिल रहा है बेच के निकल रहे थे, इस वजह से वो और ज्यादा गिर रही है, सप्लाई और डिमांड की वजह से। तो इसके बारे में हम लोग दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। और हम देखेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से स्टॉक मार्केट के प्राइसेस मूव कर सकते हैं या फिर मूव करते हैं। तो पहला मुद्दा यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट। कंपनी की प्रॉफिट अच्छी होगी, जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, जो कि हमने पहले भी बात करा था। या फिर कोई ऐसा न्यूज आता है, जैसे गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आती है या फिर न्यूज आती है। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, जैसे कोई एक कंपनी है, उसको ऑर्डर मिलता है किसी कंपनी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको इतने करोड़, इतने हजार करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसकी वजह से कंपनी को काफी अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आप देखोगे कि कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, तो आप उनके शेयर्स खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी कल को चल के ग्रो करेगी। तो जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों में डिमांड बढ़ जाता है, इस वजह से उस शेयर के प्राइस उस समय के लिए बढ़ने लग जाते हैं। और जब हमारा इकोनॉमी सुधरता है, हमारा जीडीपी अच्छा होता है, तो उस केस में भी हमारे शेयर मार्केट पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी होने लग जाती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, जब गवर्नमेंट की ग्रोथ ग्रोथ की पॉलिसीज काफी अच्छी हो जाती है,
और जब जीडीपी काफी अच्छा रहता है, हमारा मैक्रो काफी अच्छा रहता है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवर करती है कंपनी को, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और अपने सेक्टर में या फिर पूरे मार्केट में लीड करती है। उस कंडीशन में भी उनके प्राइसेस काफी ऊपर जाते हैं। जैसे अभी डिफेंस को लेके हम देखेंगे कि डिफेंस में काफी ऑर्डर्स मिले हैं आसपास की नेबरिंग कंट्रीज से भी, इंडियन इंडियन कंपनीज को डिफेंस इक्विपमेंट बना के सेल करने के लिए। तो इन कंडीशन में काफी उनके शेयर्स की प्राइसेस बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं जैसे जैसे उन्हें ऑर्डर मिल रहा है। तो पहला फीचर ये न्यूज वाली बात हो गई कि ऑर्डर्स मिले तो न्यूज की वजह से बढ़ा। उसका इकोनॉमी भी मदद करता है बहुत। तो दूसरा इंटरेस्ट रेट, आरबीआई हर साल रेपो रेट निकालती है, जिससे वो एक इंटरेस्ट निकालती है कि वो बैंक को किस इंटरेस्ट पे पैसे देगा। अगर बैंक को दे रहा है वो 5% पे, तो बैंक आपको 6% 7% पे पैसे देगी, थोड़ा सा बढ़ा के। और अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन्स महंगे होंगे, लोन्स महंगे होंगे तो लोग लोन्स कम लेंगे। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, लोगों का पैसा कमाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से वो चीज़ों को चेक करती है, और आरबीआई उस हिसाब से चीज़ों को रिलीज करके रेपो रेट्स को चेंज करके अपने हिसाब से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हाइयर रेट्स की वजह से स्टॉक के जो मतलब बॉन्ड्स वगैरह लोन्स वगैरह है उसमें कमजोरी आ सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कंपनी एक बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड का मतलब होता है कि कंपनी एक गारंटेड रिटर्न पे पैसे लेती है। जैसे कंपनी ने मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए लिए लोगों से और उन्हें गारंटी दी कि हम तुम्हें 1 साल के बाद 12% इंटरेस्ट देंगे इसका, 10% इंटरेस्ट देंगे इसका। तो जब रेट्स बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी को भी हायर रेट्स देने पड़ेंगे बॉन्ड के लिए। तो जब हायर रेट हम गारंटी करेंगे बॉन्ड के लिए या फिर हायर रेट्स में हमें लोन का इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब कंपनी को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कंपनी के प्रॉफिट में से ही वो पैसे तो कटेंगे, कंपनी के रेवेन्यू में से ही वो पैसे तो कटेंगे, जिसका नुकसान सीधे सीधे हमारे शेयर मार्केट पे, हमारे शेयर प्राइस पे पड़ेगा। अगर कंपनी को लोअर रेट पे लोन्स मिलेंगे, लोअर रेट पे बॉन्ड्स मिलेंगे, तो उसमें से जो पैसे बचेंगे वो तो कंपनी के प्रॉफिट्स में ही आएंगे, उससे तो हमारा शेयर ही बढ़ेगा। तो ये काफ़ी एक अलग मुद्दा हो सकता है, इसके बारे में अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। पर यहाँ यही समझने की चीज़ है कि अगर कंपनी को सस्ते दरों पे लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, तो कंपनी के वो जो पैसे बचेंगे उससे हमें फायदा होगा, उसका शेयर मार्केट, उसका शेयर प्राइसेस पे फायदा होंगे। उसके बाद है अगला इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अब जैसे किसी कंपनी से इन्वेस्टर्स को इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं कि ये कंपनी इस बार बहुत ज़्यादा रेवेन्यू करने वाली है, और इसके वजह से उसके प्राइस बहुत तेजी से भागने लग जाते हैं शेयर के, क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है और अचानक से रिजल्ट आता है तो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता। कंपनी प्रॉफिट में रहता है पर एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाता, इस वजह से लोगों में डर बन जाता है अचानक से। फिर सब बेचना शुरू करते हैं और अचानक से वो जो एक बम्प बना था उनके शेयर में वो तुरंत से गिर जाता है। तो ये चीजें मार्केट में देखने को मिलती है। और हम अगला मुद्दा देखेंगे, एनएसई क्या होता है। एनएसई के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट, बीएससी तो है बट बीएससी के साथ साथ एनएससी इंडिया प्राइमरी एक्सचेंज है शेयर मार्केट में। मतलब जितने भी एक्सचेंज होते हैं शेयर मार्केट में उसमें से मेनली एनएससी से ही होते हैं और कुछ बीएससी से भी होते हैं। पहले के डेट में बीएससी में सबसे ज्यादा होता था, अब एनएससी में सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम एनएससी की ही है, बीएससी से भी ज्यादा होती है। इसमें ईटीएफ, डेरिवेटिव, स्टॉक्स, काफी चीजों की एक्सचेंज होती रहती है, जो भी चीजें शेयर मार्केट से रिलेटेड है। और दूसरा है बीएससी। बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 19th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था, ये मुंबई में है। और इसमें भी काफ़ी हज़ार कंपनियां लिस्टेड है। ये एनएससी से काफ़ी पहले आया था। और बीएससी जो है इसमें काफ़ी पुराने पुराने भी स्टॉक लिस्टेड हैं। आज भी बीएससी में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होते हैं, बट टाइम के साथ साथ एनएससी के ज़्यादा इंडेक्स वगैरह आ गए जिस वजह से एनएससी में ज़्यादा ट्रेड होते हैं। इस बारे में ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे, अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि एनएससी या बीएससी में क्या मतलब फ़र्क होता है। जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे किसमें ज़्यादा एक्सचेंज होता है, किससे ज़्यादा शेयर खरीद बिक्री किया जाता है। तो एनएससी में ज़्यादा होता है, बीएससी में कम होता है। पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा है, एनएससी की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ज़्यादा है, इस वजह से लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा है। और बीएससी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़्यादा है, तो बीएससी में थोड़े से पुराने इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा हलचल नहीं रहता है। और एनएससी में ज़्यादा स्टॉक भी लिस्टेड है, जैसे कि ब्लू चिप कंपनियां वगैरह, डेरिवेटिव वगैरह काफ़ी लिस्टेड है। और बीएससी में बहुत सारे लिस्टेड हैं, और काफ़ी सारे स्मॉल फर्म्स भी लिस्टेड हैं। और दोनों ही सही है, दोनों पे बड़े बड़े स्टॉक, अच्छे अच्छे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बीएससी पे एक्सचेंज होते हैं, एनएससी पे नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे ब्रोकर क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है, ध्यान दीजिएगा। एक ब्रोकर जो होता है वो मिडल मैन का काम करता है, जो आपके
और एनएससी बीएससी के बीच में बीच में मिडलमैन का काम करता है। जैसे एनएससी और बीएससी ने एक बायर और सेलर के बीच में काम करा, उसका मिडलमैन का। जैसे एनएससी, जैसे आपको एक शेयर बेचना था, तो आपने एनएससी पे जाके शेयर सेल करा और किसी एक बंदे ने शेयर बाई करा, तो एनएससी आप दोनों के बीच में पैसे और शेयर्स का एक्सचेंज कर देगा। तो वो काम करता है एनएससी। और अब आपका शेयर जो है, आपकी डिमांड जो है, वो एनएससी तक लेके जाता है या फिर बीएससी तक लेके जाता है आपका ब्रोकर। तो इसमें बहुत सारी, इसमें काफी सारी कंपनियां, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, अपने पांच पैसा हो गया, कोटक नहीं हो गया, बहुत सारे नाम सुने होंगे। पर अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में यही रहते हैं, ग्रो, एंजल वन, जीरोधा। तो इनका काम क्या होता है, आप इनके एप्स होते हैं, इनके साइट वेबसाइट्स होते हैं, इनके उन पे जाके आप शेयर्स को खरीदते हैं। और ये फिर आपका ऑर्डर ले जाके देते हैं एनएससी को या फिर बीएससी को। फिर वहां से वो किसी दूसरे पर्सन से शेयर खरीदते हैं आपके, उनको पैसे पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से ब्रोकर एक काम करता है। आपके पैसे ले जाके एनएससी तक पहुंचाएगा, फिर एनएससी एक बंदे तक पहुंचाएगा, वहां से शेयर एनएससी पे आएगा, एनएससी से शेयर या आपको पहुंचाएंगे। ये बस आपको कह देंगे कि शेयर खरीदा गया, इनके पास आपका शेयर नहीं होता है। आपके जितने भी शेयर हैं वो आपके एक डीमेट अकाउंट होता है, उसमें जाके जमा हो जाता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है उसी तरह। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ब्रोकर का काम होता है मेनली आपके ऑर्डर्स को या फिर आपके पैसों को आगे एनएससी बीएससी तक पहुंचाना। ये आपके और एनएससी बीएससी के बीच में एक मिडिल मैन का काम करता है। तो यही काम होता है ब्रोकर का। जिनके ऐप्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, पहले के समय में बहुत पेपर वर्क से होता था, आजकल काफी इजी हो गया है। तो ये इनके ऐप्स होते हैं। और अगला मुद्दा हम देखेंगे डीमेट अकाउंट, जिसके बारे में भी हमने बात करा। डीमेट अकाउंट एक अकाउंट होता है जो बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, पर इसमें पैसे नहीं, इसमें हमारे स्टॉक्स जमा होते हैं। इसमें हमारे शेयर्स, बॉन्ड, ईटीएफ, ये सब चीजें जमा होती है जो कि हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे इसमें आते हैं अलग से, और फिर इसमें पैसे आते हैं तो उससे हम लोग परचेज वगैरह करते हैं। देन इसमें शेयर्स वगैरह रहते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ एनएससी और बीएससी पे ही सेल कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर्स होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर नजर रखती है। गवर्नमेंट कंपनी की ही वो होती है जिसमें ये शेयर्स वगैरह जमा होते हैं। सीडीएसएल, और सीडीएसएल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें वगैरह ये सब जमा होते हैं शेयर वगैरह। इसको हम अलग बात करेंगे। पर गवर्नमेंट की ही वो बॉडी होती है, सब्सिडी होती है, जिसके अंदर ये जमा होते हैं आपके शेयर्स, तो बिल्कुल सेफ रहते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग क्या होता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करेंगे अब हम लोग। पहले, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक कंपैरिजन करेंगे। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है सालों के लिए, डिकेड्स के लिए। ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम डे हमने खरीदा, सेम डे बेच दिया, या फिर बहुत छोटे से समय के लिए। ट्रेडिंग में भी बहुत सारी चीज़ होते हैं। जैसे इन्वेस्टिंग में होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। उसे ट्रेडिंग में होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन होल्डिंग। तो ये सब चीजें होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। बट मेनली ये होता है कि इन्वेस्टिंग सालों के लिए की जाती है, और ट्रेडिंग जो होती है वो एक दिन के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए की जाती है। हम लोग समझेंगे इसके बारे में। इन्वेस्टमेंट में कंपनीज के इनकम पे चीजें डिपेंड करती है, और उनके ग्रोथ पे डिपेंड करती है। और ट्रेडिंग पे मोमेंटम पे डिपेंड करती है, किस तरफ मूव हो रहा है। जैसे छोटे से समय के लिए, एक दिन के लिए, अब एक दिन में तो कंपनी प्रॉफिट करके शेयर्स नहीं बढ़ा देगी। एक दिन में उसकी डिमांड अगर हाई है तो हो सकता है बढ़ रहा हो, या फिर कोई न्यूज है जो बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है ट्रेडिंग में। और इन्वेस्टिंग में हमारा अप्रोच होता है उनके फंडामेंटल्स पर, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस कैसे, ऑर्डर बुक कैसे है, इसमें हम लोग देखते हैं। और ट्रेडिंग में उनके टेक्निकल्स देखते हैं। हम ये देखते हैं कि उनकी अभी रिसेंटली अगले एक दो दिन में किधर साइड मोमेंटम है, किधर साइड वो बढ़ सकते हैं, क्या न्यूज़ है उनको लेके। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में हम लोग रिस्क प्रोफाइल का देखें। इन्वेस्टिंग में काफ़ी लो रिस्क रहता है, ट्रेडिंग में काफ़ी रिस्क ज़्यादा रहता है। इन्वेस्टमेंट में काफ़ी रिस्क की सही रहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबे समय तक का हम लोग लेके चलते हैं टाइम होरिजन, तो उसमें कोई तरह की दिक्कतें नहीं आती है, अगर शॉर्ट टर्म में भी कोई दिक्कत होती है तो। लेकिन ट्रेडिंग में जो होता है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, तो जो भी चीज़ होता है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म में रहता है, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, जिसमें कि काफ़ी रिस्क हो सकता है। और हमारे पास ज़्यादा चांसेस नहीं होते, क्योंकि टाइम कम होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग की क्या बेनिफिट्स होते हैं। वेल्थ क्रिएशन सबसे पहला मुद्दा रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट करके, बहुत लॉन्ग समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करके, शॉर्ट शॉर्ट अमाउंट से भी हम एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, ड्यू टू कंपाउंडिंग। क्योंकि सालों तक वो पैसा जब कंपाउंड होगा, आपके 100 रुपये में फर्स्ट ईयर में 28% रिटर्न आया मान लीजिए, अगले ईयर आपके 128 पे 28 आएगा, देन उस पे फिर 28, तो कंपाउंड होता जाएगा, और कंपाउंड होते होते आपको पता भी नहीं चलेगा वो कितना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुत स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आपने एक बार पैसा डाला तो आपको इंतजार करना है। तो एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी कहावत भी है कि
द डेड इन्वेस्टर्स आर बेस्ट इन्वेस्टर्स, बिकॉज पैसा डाल दो और उसका छोड़ दो। तो जब आपने उसे छोड़ दिया, बार बार हटाया नहीं, निकाला नहीं, तो लंबे समय के बाद वो बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाता है। तो ये बहुत फायदा होता है इन्वेस्टिंग का। और ट्रेडिंग का क्या होता है? ट्रेडिंग में जो होता है वो बहुत कम समय के अंदर ही, बहुत छोटे से समय के अंदर ही, बहुत कम प्राइस मूवमेंट के अंदर बाई और सेल होता है, जिसमें कि काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, काफी ज्यादा टेक्निकल्स को देखना पड़ता है। उसके जो चार्ट होते हैं, जो आपने देखा होगा, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ग्रीन रेड कलर के चार्ट है। तो इन चार्ट्स के हिसाब से वो ट्रेडिंग होती है कि किस साइड में वो चार्ट मूव करेगा। एक शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए में उतना चार्ट नहीं मैटर करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वो चार्ट क्रिएट ही होता है लॉन्ग टर्म में तरह तरह तरीके से, जैसा कंपनी का फंडामेंटल्स होता है, ग्रोथ होता है, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में वो चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें काफी सारे चीज होते हैं, जैसे इंट्राडे और स्विंग होता है। स्विंग जो होता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, इंट्राडे सेम डे के लिए होता है। इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, इसमें मतलब कुछ कुछ दिनों के अंदर या फिर सेम डे के अंदर ही बहुत सारे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। और इसके अंदर काफी टैक्सेस भी जो होते हैं वो इन्वेस्टिंग के कंपेयर में से ज्यादा होता है। और इसमें बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है, इसमें बहुत ज्यादा मॉनिटर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो लॉसेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टर्स किस तरह से पैसा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ जैसा कुछ है, ठीक है। तो जो सबसे पहले है कि हमने किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ पे होल्ड पे। हमने उसमें अपना ग्रोथ के लिए पोजीशन बना के रखा, उसको हमने खरीद के रखा। उसके बाद शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, कैपिटल 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 जो हमने लगाया तो बढ़ जाएगा एक समय के बाद, अप्रिसिएशन होगा, उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। कंपनी को ग्रोथ होगा, शेयर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और जब कंपनी को ग्रोथ होगा तो हमें मिलेगा डिविडेंड। हमें हर कुछ समय के बाद कुछ पैसे कंपनी प्रॉफिट करेंगी तो एज अ डिविडेंड दे देगी। तो हमारी इनकम एज अ डिविडेंड भी हो जाएगी, और हमारे शेयर में अप्रिसिएशन आएगा, शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो उससे भी हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे हमने कोई भी एक शेयर को, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, हमने किसी एक शेयर को 100 रुपये में खरीदा, उसे हमने 200 में बेचा, ठीक है। तो उसमें हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब होता है कि हमने किसी भी एक शेयर को खरीदा और बेचा, तो उसमें हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब उसमें से कटेंगे पैसे, उसमें से टैक्सेस कटेंगे जो कि गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है। अगर हम 1 साल के अंदर बेचते हैं तो 20% चार्ज लगता है, अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो 12.5% चार्ज लगता है। तो वो उसमें से गवर्नमेंट के टैक्सेस कटेंगे। फिर जो ब्रोकर से हमने खरीदा बेचा है उसके भी कुछ छोटा सा मार्जिन होता है, वो कटता है उसमें से। और उसके बाद जाके हमें उसमें से जो भी पैसे होते हैं वो वापस मिल जाते हैं। अब जानेंगे डिविडेंड क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिविडेंड जो होता है वो या तो क्वार्टरली या फिर एनुअली, जब भी कंपनी चाहे रिजल्ट्स आते हैं, तो कुछ कंपनी क्वार्टरली रिलीज करते हैं, कुछ कंपनी एनुअली रिजल्ट रिलीज करते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब दो तरह के होते हैं डिविडेंड, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड में कंपनी जो होती है वो आपके अकाउंट में ही कुछ पैसे भेज देती है एज ए डिविडेंड, मतलब 5 रुपये प्रति शेयर, 6 रुपये प्रति शेयर, ऐसा वो एक मार्जिन निकालते हैं, जितना भी शेयर आपके पास है वो आपको उतना रुपये भेज देती है। और दूसरा होता है स्टॉक डिविडेंड। इसमें क्या होता है, जैसे ये निकालते हैं, जैसे 10 स्टॉक है किसी के पास, तो इस एक स्टॉक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस तरह से वो ज्यादा स्टॉक बांट देती है, तो इस तरह से भी होता है। वो डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी को प्रॉफिट होगा, फिर कंपनी के जो बोर्ड मेंबर है, जो टॉप के मेंबर्स है, वो बैठेंगे, वो डिविडेंड को अप्रूव करेंगे। उसके बाद जो है शेयर होल्डर्स को पैसे भेजे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 5 रुपये प्रति शेयर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5% यील्ड आया। तो डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि जितना भी आपका शेयर प्राइस है उसमें से कितने रुपए का आपको डिविडेंड मिल रहा है, जिसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड। जैसे यहाँ पे 100 रुपये शेयर प्राइस है, 5 रुपये डिविडेंड मिल रहा है प्रति ईयर, एवरी ईयर। तो 5% का होगा डिविडेंड, यानी कि प्रति साल आपको आपके लगाए हुए पैसे के 5% सिर्फ डिविडेंड से वापस आ जाते हैं, जो कि काफी सही है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ओनरशिप भी बढ़ गया, आपके पैसे भी बढ़ रहे हैं, और साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक साइड इनकम भी बना सकते हैं, पैसिव इनकम भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कैसी क्या चीज करते हैं जो पैसा बना लेते हैं, और बिगनर्स ऐसा क्या करते हैं जिसको से उन्हें लॉस हो जाते हैं। सबसे पहले मुद्दा और सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। ये एवरेज जो सारे जितने बिगनर्स होते हैं वो इस वजह से ही लॉस करते हैं। वो किसी भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की बात मान के, किसी भी एक अनवेरिफाइड, मतलब कोई भी टिप मिलता है वो एक किसी भी शेयर में पैसे लगा देंगे, और वहां पे पीछे बैठे बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगा रखा होगा, जो कि अपना पैसा एक बार में निकालेंगे, और वो शेयर की प्राइस गिर जाएगी कि उसकी उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, और लोअर लोज में बिकना शुरू होंगे, और उनकी पूरी डिमांड खत्म हो जाएगी और आपके लगाए हुए पैसे डूब जाएंगे। ये बहुत बेकार तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, किसी के टिप लेके।
ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें खुद का रिसर्च करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं समुदाय इन्वेस्टमेंट विदाउट रिसर्च। हमें खुद से रिसर्च करना चाहिए कि उसका बिजनेस क्या है, वो उसमें कितने रिस्क होगा, उस कंपनी का गोल क्या है, कंपनी के आगे ग्रोथ ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको देख के हमें फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है पैनिक सेलिंग। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आते हैं स्टॉक के अंदर। जैसे मैंने कोई शेयर है 100 रुपए का खरीदा, कल को चल के हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी निकाल दे जिसकी वजह से उस सेक्टर में कुछ समय के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी डाउन साइड की मूवमेंट आ जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है स्टॉक खराब हो जाए। मतलब हो सकता है कि कभी कोई ऐसा न्यूज आ जाए, किसी प्लांट में आग लग जाए किसी कंपनी के, या फिर थोड़े से कंपनी के ग्रोथ थोड़े से स्लो हो जाए, या फिर प्रॉफिट थोड़े से कम हो जाए, तो इन कंडीशंस में कंपनी के शेयर गिर जाते हैं इन्फॉर्मेशन न्यूज की वजह से। बट अब इस कंडीशन में शेयर सेलर्स क्या माफ कीजिए, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग कर देते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि जैसे मतलब अभी शेयर गिरा तो ये से बेच के हटा दे, जो कि हमें नहीं करना है। लॉन्ग टर्म हमें पैसे लगा के रखने हैं। अगर कंपनी अच्छी है तो वो ग्रो करेगी, देश ग्रो करेगा, अच्छी कंपनियां ग्रो करेगी, तभी देश साथ चल सकता है, बिजनेस के साथ चल सकता है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रो नहीं करेगी तो देश कैसे ग्रो करेगा, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें पैनिक सेलिंग में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। हमें बस सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट भी करने चाहिए और सोच समझ के पैसे निकालने भी चाहिए। तो ये बहुत समझने की चीज है। और दूसरा सबसे अंतिम रहेगा लैक ऑफ पेशेंस। शेयर मार्केट में वही पैसा कमाता है जिसके पास पेशेंस होता है। मैंने आपको पहले बताया, डेड इन्वेस्टर्स आर बेस्ट इन्वेस्टर्स। शेयर मार्केट में पैसा डालो और उसके बाद बैठ के बस देखो, क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो आपको अगले 5 साल में 0% का रिटर्न देंगे, लेकिन 6th ईयर में इतना भाग जाएंगे कि आप देखते रह जाओगे। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारी कंपनीज के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि अगर आप जानते हो उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो कंपनी अच्छा काम करेगी, वो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो आज नहीं तो कल वो आपको प्रॉफिट करके देगी ही देगी, उसका शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये बहुत समझने की चीजें हैं, हमें पेशेंस रख के ही मार्केट में रहना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें कि हम एसआईपी के बारे में समझेंगे। एसआईपी क्या होता है, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके जरिए हम लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा, एक डिसिप्लिन बना के हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा, या फिर हर महीने, हर हफ्ते, हर क्वार्टर, डिपेंड करता है, मार्केट में डालेंगे और उस पे बैठे रहेंगे। उस पे जल्दी से पैसा हटाएंगे नहीं, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए जरिए उसको एक कॉर्पस के रूप में डालने के लिए, कॉर्पस के रूप में बनाने के लिए उसमें पैसे डाल के हम लोग इंतजार करेंगे। तो इस तरीके से जब लॉन्ग टर्म के लिए हम रहेंगे तो निफ्टी में या फिर आप कह लीजिए स्टॉक मार्केट में, ऑन एन एवरेज 8 ईयर में ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जो 8 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर ले और उसका पैसा जो है वो लॉस में रहे। तो लॉन्ग टर्म के लिए रहने में पैसा लॉस में नहीं जाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल इंसान और मार्केट दोनों ऊपर ही जाएंगे। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमें एसआईपी के जरिए पैसा डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार लमसम डाल देते हैं, एक बार में सारा पैसा डाल देते हैं, तो अगर अभी मार्केट नीचे होगा तो कल को मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत प्रॉफिट में चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस समय आपने पैसा डाला उस समय मार्केट अगर पीक पे होगा और फिर वहां से मार्केट गिर जाएगी और 2 साल के बाद मार्केट वापस वहां पे आएगी जहां पे आपने पैसा डाला था, तो 2 साल के बाद आपका रिटर्न 0% होगा। पर अगर आप एसआईपी के जरिए डालिएगा तो आपने पीक पे डाला पैसे 100 रुपए, फिर मार्केट थोड़ी गिरी 100 रुपए, और गिरी 100 रुपए, और गिरी 100 रुपए, फिर थोड़ी सी बड़ी 100 रुपए, फिर थोड़ी सी बड़ी 100 रुपए, और जब 2 साल बाद मार्केट वापस वहां पे आएगी जहाँ पे आपने शुरू करा था, तब आपके पास रिटर्न 5%, 10%, 15% का होगा। क्योंकि आपने लोअर लो में कम में पैसा डाला है और ज्यादा में पैसा डाला है, तो एवरेज करके वो एक अच्छा सा बन जाएगा। तो इसलिए एसआईपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद पेशेंस। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। ये बहुत समझने की चीज है। अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के लिए एक कॉर्पस बना सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की तरफ देखेंगे, कुछ गोल की तरफ देखेंगे, तभी जाके मार्केट में हम पैसा बना सकते हैं। और डाइवर्सिफाई करके रखना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए, और हमें एक ही सेक्टर में सारा पैसा नहीं डाल देना है कि कोई स्टेप एक स्टॉक भाग रहा है तो उसमें सारा पैसा लगा दिया, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें डाइवर्सिफाई करके पैसे डालने हैं मार्केट में, कि मतलब हर तरह से पैसे डालने हैं कि अगर एक शेयर गिर भी जाए तो दूसरे शेयर्स बचा लेंगे हमारे पूरे पोर्टफोलियो को। एक शेयर में अगर लॉस भी हो रहा है तो बाकी शेयर पे प्रॉफिट हो जाएगा, तो एवरेज आउट एक सही रिटर्न निकल जाएगा। तो हमें डाइवर्सिफाई करके पैसे लगाने हैं और लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के लिए देखना है। तो बस इसी के साथ हम आज का ये वीडियो खत्म करेंगे। और सबसे लास्ट मुद्दा ये देख लेते हैं हम, स्टॉक मार्केट क्या गैम्बलिंग होता है। ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो सट्टा बाजार है। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। गेमलिंग जो होती है, सट्टा जो होता है, वो एक लक के ऊपर देखा जाता है, लक से होता है। उसमें कोई भी रिसर्च, ओनरशिप, शॉर्ट टर्म, हाई टर्म कुछ नहीं होता है।
और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें रिसर्च डिपेंड करता है, उसमें फंडामेंटल्स डिपेंड करते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए बैठना होता है पैसे लगा के। गैम्बलिंग में इंस्टेंट होता है, पर इन्वेस्टमेंट में इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप मार्केट में पैसा बिना सोचे समझे बिना रिसर्च के डाल रहे हैं तो बिल्कुल गैम्बलिंग है। अगर आप वैसे पैसा डाल रहे हैं तब बिल्कुल भी उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल उसे इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से गैम्बलिंग है। अगर आप पैसे को रिसर्च करके फंडामेंटल समझ के सही से डाल रहे हैं तभी वो इन्वेस्टिंग है, और तब आप बिल्कुल प्रॉफिट करेंगे और आप लॉस नहीं करेंगे। बिना सोचे समझे पैसा डालना गैम्बलिंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो अब लास्ट मुद्दा हम देखेंगे कि हमें मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके बाद ही जाके हम वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, हम एक कॉर्पस बना सकते हैं फ्यूचर में। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, हमें पेशेंस बना के रखना है, और तभी जाके हम मार्केट में एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सही समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही काफ़ी और वीडियो आने वाले हैं हमारे चैनल पे, जिसमें हम काफ़ी और मुद्दों के बारे में डिटेल्स वीडियो बनाएंगे।